नमस्कार। आज हम नेपाल से आ रही एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने सच में सबको चौंका दिया है। वहां की जो सरकार थी वो गिर गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये कोई शांति से सत्ता का बदलाव नहीं हुआ है। विरोध प्रदर्शन इतने ज्यादा उग्र हो गए कि प्रधानमंत्री आवास, यहाँ तक कि संसद भवन, उनमें आग लगा दी गई। बाप रे। वित्त मंत्री के साथ तो सड़क पर मारपीट की खबरें आईं, जूतों से पीटा गया, ऐसा सुनने में आया। हाँ, ये रिपोर्ट्स तो थीं। और एक और दुखद खबर, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई घर में आग लगने की वजह से। उफ। तो ये सब देखकर पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि भाई नेपाल के लोगों में, और खासतौर पर जो युवा हैं, जो जेनजी कही जाती है, उनमें इतना गुस्सा क्यों था? क्या ये सिर्फ कुछ सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगा उसका नतीजा था, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं? आज 10 सितंबर 2025 को हम इसी उथल पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना कि सोशल मीडिया बैन हुआ और लोग भड़क गए, वो पूरी कहानी है नहीं। अच्छा। हाँ, वो बैन एक चिंगारी की तरह जरूर था, लेकिन बारूद तो कह सकते हैं पहले से ही जमा हो रहा था। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि हम उन गहरी वजहों को समझें। भ्रष्टाचार, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, बेरोजगारी की जो हालत है, भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म, उसने कैसे युवाओं को निराश किया है। हाँ, ये सारे मुद्दे। और फिर सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने हालात को कैसे और बिगाड़ दिया। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ। उन वजहों को खंगालेंगे जिन्होंने नेपाल को इस विस्फोटक मोड़ पर ला खड़ा किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये सब भड़का कैसे। तारीख थी 8 सितंबर 2025, जगह काठमांडू। जी। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और इनमें ज्यादातर, जैसा मैंने कहा, 20-25 साल के युवा थे, जेनजी। हाँ, युवा ही ज्यादा थे। कई तो अपने स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में ही थे। ये प्रदर्शन हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन, उसने आयोजित किया था। अच्छा, हामी नेपाल। और ये लोग काठमांडू में एक जगह है मैती घर मंडाला, वहां से संसद भवन की तरफ एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। सुनने में तो बिल्कुल एक आम विरोध प्रदर्शन जैसा लगता है। हाँ, शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी, शांतिपूर्ण। लेकिन शायद सरकार का रवैया उतना शांतिपूर्ण नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए बहुत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने पहले पानी की बौछारें मतलब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कई बार। हाँ, लेकिन जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो फिर रबर बुलेट भी चलाई गई और यहीं से कह सकते हैं माहौल बिगड़ने लगा। अच्छा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं और कुछ थोड़े उग्र प्रदर्शनकारी थे, वो संसद परिसर के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए। और फिर जो हुआ उसने शायद पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाँ। खबरें ये आईं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियां चलाईं। रबर बुलेट नहीं, लाइव एमिनेशन, असली गोलियां। ये कैसे हो सकता है किसी लोकतंत्र में? ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला था और शायद सरकार का सबसे गलत कदम साबित हुआ ये। कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है और उनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। हे भगवान। और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब जाहिर है इस तरह की क्रूरता की खबर जब फैली तो आग की तरह फैली होगी। बिल्कुल। जैसे जैसे नेपाल के आम नागरिकों को इस गोलीबारी का पता चला, उनका गुस्सा, आप कह सकते हैं, 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो लोग शायद पहले प्रदर्शन में शामिल नहीं भी थे ना, वो भी अब सड़कों पर उतर आए। तो सरकार की सख्ती का बिल्कुल उल्टा असर हुआ, भीड़ कम होने की जगह और बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ी, सड़कें लोगों से पट गईं। सरकार ने कोशिश की स्थिति को संभालने की, दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ होगा। कोई असर नहीं। नाराज भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर डटे रहे और ये गुस्सा सिर्फ काठमांडू तक नहीं रहा। अच्छा, दूसरे शहरों में भी फैला? हाँ, पोखरा, बुटवल, भरतपुर, दमक, नेपाल के जो दूसरे बड़े शहर हैं, वहां भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरा देश उबल पड़ा हो। ठीक है, तो ये तो हुआ कि घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा, कैसे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पहले हिंसक झड़पों में बदला और फिर पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लेकिन अब वापस उसी सवाल पे आते हैं कि इस गुस्से की जड़ें कहाँ थी? मीडिया में, जैसा हमने कहा, सोशल मीडिया बैन की बात बहुत हुई। क्या वही मेन वजह थी? जैसा मैंने पहले कहा, बैन एक, कह सकते हैं, तात्कालिक कारण था, एक ट्रिगर पॉइंट। लेकिन जो असली वजह है वो कहीं ज्यादा गहरी है, पुरानी है। भ्रष्टाचार, सरकार का कुशासन, मतलब गवर्नेंस की पूरी तरह से नाकामी, कमर तोड़ने वाली बेरोजगारी और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका भाई भतीजावाद,
ये वो मुद्दे थे जो बहुत टाइम से नेपाल के युवाओं और आम जनता के मन में खदबदा रहे थे। ठीक है। पर हाँ, पहले ये सोशल मीडिया बैन वाला मामला समझ लेते हैं, क्योंकि इसने आग में घी डालने का काम किया। हाँ, ये बैन हुआ क्यों था? सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? देखिए, ये बिल्कुल अचानक नहीं था। इसकी एक पृष्ठभूमि है। नवंबर 2023 में सरकार एक नियम लेकर आई थी। अच्छा। नियम ये था कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, उन्हें नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास रजिस्टर करना होगा और देश में अपना एक लोकल ऑफिस भी खोलना होगा। और सरकार का तर्क क्या था इसके पीछे? सरकार का तर्क ये था कि ऐसा करना जरूरी है ताकि जो नफरत फैलाने वाले भाषण हैं, हेट स्पीच या फिर फर्जी खबरें हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी है, दूसरे साइबर क्राइम है, उनको रोका जा सके। ठीक है। सरकार ने इसके लिए 5 बार पब्लिक नोटिस भी जारी किए। तो फिर कंपनियों ने रजिस्टर क्यों नहीं किया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। चीन का जो टिकटॉक है उसे छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, जो अब एक्स है, ऐसी किसी भी बड़ी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अच्छा। इस बीच ये मामला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने सरकार को परमिशन दे दी कि जो प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें बैन किया जा सकता है। ओके। फिर इस साल 28 अगस्त 2025 को सरकार ने इन कंपनियों को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया। कहा कि 3 सितंबर तक या तो रजिस्टर कर लो या फिर बैन झेलो। और फिर भी कंपनियों ने इसे सीरियसली नहीं लिया? लगता तो यही है, ज्यादातर ने नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने टिकटॉक को छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश में बैन लगा दिया। ओह। अब यहीं से बात बिगड़ी। प्रदर्शनकारियों का ये आरोप था कि सरकार का जो असली मकसद है वो साइबर क्राइम रोकना नहीं है, बल्कि आवाज दबाना है। बिल्कुल, कि सोशल मीडिया पर जो सरकार की आलोचना हो रही है, जो असंतोष पनप रहा है, उसकी आवाज को दबाना है। उनका कहना था कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। सरकार एक तानाशाह की तरह हम पर कंट्रोल करना चाहती है। और क्या इस आरोप में दम था? क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर? हाँ बिल्कुल, इस आरोप में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पर और खास तौर पर टिकटॉक पर, क्योंकि वो बैन नहीं हुआ था, ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें सरकारी भ्रष्टाचार को, भाई भतीजावाद को उजागर किया जा रहा था। अच्छा, किस तरह के वीडियो? वीडियोज में मंत्रियों और बड़े नेताओं के जो बच्चे थे, जिन्हें लोग नेपो किड्स कहने लगे थे। ये टर्म मैंने सुना, नेपो किड्स। उनकी जो आलीशान जीवन शैली थी, लग्जरी लाइफस्टाइल, उनकी विदेश यात्राएं, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, इन सब की तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर हो रहे थे। अच्छा, तो ये नेपो किड्स वाला मामला क्या था? ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? देखिए, इसको समझने के लिए हमें नेपाल की जो जमीनी हकीकत है उसे देखना होगा। नेपाल की आबादी बहुत युवा है, लेकिन ये युवा भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 20.82% थी। 20% से ज्यादा है। मतलब हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार। हाँ, आप सोचिए, देश में नए रोजगार के अवसर लगभग बन ही नहीं रहे हैं। लोगों को, खास तौर पर युवाओं को, काम की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग काम के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि हजारों नेपाली युवा सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने चले गए। क्या? रूस यूक्रेन युद्ध में? हाँ, फरवरी 2024 तक के अनुमान ये बताते हैं कि 15,000 से ज्यादा नेपाली नागरिक रूस की सेना में भर्ती हो चुके थे। 15,000? जी, और उन्हें कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। कुछ हफ्तों की मामूली ट्रेनिंग के बाद सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जाता था। इसके कारण सैकड़ों नेपाली नागरिकों की मौत भी हुई है। अपनी जान का खतरा उठाकर भी लोग जा रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, क्योंकि देश में अवसरों की इतनी ज्यादा कमी है और रूस उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए अच्छा पैसा ऑफर करता है। कुछ लड़ाकों के हवाले से ऐसी खबरें भी आईं कि बोनस और वेतन मिलाकर वो महीने में लगभग $4,000 कमा लेते हैं। $4,000? यानी नेपाली रुपए में करीब 5 लाख से ज्यादा? हाँ, जो नेपाल के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम है। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ देश का युवा है जो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध के मैदान में जा रहा है पैसे कमाने के लिए, और दूसरी तरफ उसी देश के नेताओं के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी शाही जिंदगी का दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल, यहीं पर वो नेपो किड्स वाला एंगल आता है। समझ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कड़वा सच देखा, ये विडंबना देखी और इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। #NipoKids और #NipoBaby ट्रेंड करने लगे। लोग तुलना कर रहे थे कि कैसे आम नेपाली मुश्किलों से जूझ रहा है और नेताओं के बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं।
और जब ये सोशल मीडिया एप्स बैन हुए तो लोगों का गुस्सा होगी। बिल्कुल। फिर उन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल किया जो चालू था। टिकटॉक को ऐसे वीडियोस से भर दिया गया जिनमें आम नेपालियों की जो तकलीफें थी उनकी तुलना नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल से की गई थी। अच्छा। और जो 8 सितंबर को प्रदर्शन हुए उनमें कुछ पोस्टरों पर ये लिखा हुआ भी था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची बैग लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में लाए जाते हैं। ओह, ये तो सीधा इशारा था उन युवाओं की तरफ जो रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति थी। एक तरफ गहरी निराशा, अवसरों की कमी और दूसरी तरफ सत्ता से जुड़े लोगों की असंवेदनशीलता और भौंडा दिखाला। और इन सब के ऊपर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी था जिसका आप शुरू में जिक्र कर रही थी। हाँ, भ्रष्टाचार वो नेपाल की राजनीति में एक नासूर की तरह बन गया है। युवा पीढ़ी खास तौर पर उन्हीं गिने चुने बुजुर्ग हो चुके नेताओं से तंग आ चुकी है जो दशकों से बारी बारी से सत्ता में आ रहे हैं। इसी साल मार्च में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे और निराशा का आलम ये था, जैसा मैंने शायद पहले कहा, कि कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि नेपाल का ये जो गणतंत्र बनने का प्रयोग है ये शायद फेल हो गया है। क्या मतलब? मतलब कि शायद देश को वापस राजशाही की तरफ लौट जाना चाहिए। आप सोचिए, लोकतंत्र से मोहभंग इस हद तक पहुंच गया कि लोग राजशाही को एक विकल्प के तौर पर देखने लगे। ये याद दिलाना शायद जरूरी है कि 2008 तक नेपाल में राजशाही थी। बिल्कुल। 28 मई 2008 को 2006 की लोकतंत्र क्रांति और सालों से जो माओवादी विद्रोह चल रहा था उसके दबाव में राजशाही को खत्म किया गया और नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। जी, लेकिन तब से लेकर आज तक, यानी पिछले लगभग 17 सालों में नेपाल में 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। 13 बार? 17 साल में। हाँ। राजनीतिक अस्थिरता का ये आलम है और सत्ता मुख्य रूप से 3 नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा। बिल्कुल, नेपाल में 2 मुख्य राजनीतिक खेमे हैं। एक है नेपाली कांग्रेस और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टियों का खेमा, जिसमें 2 प्रमुख दल हैं, सीपीएन यूएमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और सीपीएन माओवादी केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। और ये पार्टियां आपस में गठबंधन बनाती तोड़ती रहती हैं। बिल्कुल, सत्ता में आने के लिए छोटी पार्टियों के साथ लगातार गठबंधन बनाना और तोड़ना ये चलता रहता है। और विडंबना ये है कि इन तीनों प्रमुख दलों के जो बड़े नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे। हाँ, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जैसे नेपाली कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उन पर विमान खरीद सौदे में अवैध कमीशन लेने का आरोप है। अच्छा। उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा, जो विदेश मंत्री भी रही हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका भेजने के घोटाले में वो शामिल थीं। बाप रे। फंड आया था, उसमें हेरफेर किया और अरबों रुपए का गबन किया। और जो हालिया प्रधानमंत्री थे, सीपीएन यूएमएल के प्रमुख केपी शर्मा ओली, उन पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करके एक चाय बागान की जमीन को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए देने के मामले में जांच चल रही थी। ये तो बड़े गंभीर आरोप है। और इनके अलावा 3 और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सरकारी जमीन निजी लोगों को अवैध रूप से बेचने के आरोप है। मतलब भ्रष्टाचार इतने ऊंचे लेवल पे है और इन नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है या? यहीं पर एक और बड़ी, कह सकते हैं, सिस्टम की खामी सामने आती है। नेपाल में 2006 से एक नियम है, या कहें कि एक परंपरा बन गई है। कैसी परंपरा? कि अगर कोई फैसला नीतिगत निर्णय या पॉलिसी डिसीजन के तौर पर लिया गया है तो उस फैसले की आड़ में हुए किसी काम के लिए किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा सकती। क्या मतलब? तो ये तो एक तरह से छूट मिल गई। बिल्कुल, इसका नतीजा यही होता है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उन्हें अपने कामों के लिए एक तरह की कानूनी ढाल मिल जाती है। इससे भ्रष्टाचार और फलता फूलता है और जनता का जो व्यवस्था पर भरोसा है वो खत्म होता जाता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, गहरी बेरोजगारी, उससे पैदा हुई हताशा, युवाओं का जान जोखिम में डालकर रूस यूक्रेन युद्ध में जाना, दूसरी तरफ नेताओं के बच्चों का वो भड़कीला दिखावा, नेपो किड्स वाला मामला, हाँ। सालों से चला आ रहा भ्रष्टाचार जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, वो नीतिगत निर्णयों वाली ढाल जी। और राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकारें बदलना, इस सबके बीच अगर सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा दे तो शायद ये समझना मुश्किल नहीं है कि लोगों का गुस्सा क्यों इस तरफ हटा। बिल्कुल, वो बैन सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं था, उसके बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक परिणाम भी थे। जैसे इसने नेपाल का जो पर्यटन उद्योग है, जो रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, उसको भी खतरे में डाल दिया, क्योंकि होटल वाले, टूर ऑपरेटर्स, ये सब लोग प्रचार के लिए, बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर बहुत निर्भर करते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। इसके अलावा लाखों नेपाली परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य विदेश में काम करते हैं।
अनुमान है कि 70 लाख से ज्यादा नेपाली नागरिक नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं। 70 लाख? हाँ, और ये परिवार उनसे संपर्क में रहने के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। इस बैन ने उन सबका कम्युनिकेशन भी बाधित कर दिया। तो मतलब बैन ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी दोनों पर असर डाला। हाँ, और इन सब कारणों ने मिलकर विरोध की आग को और भड़का दिया। और फिर जब लोग शांति से अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरे तो सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो बेहद दमनकारी रही। इन सब ने सरकार के प्रति गुस्से को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। और सरकार क्या कह रही थी? उसने अपने बैन का बचाव कैसे किया? सरकार ने वही राष्ट्रवाद का पुराना कार्ड खेलने की कोशिश की जो अक्सर सरकारें करती हैं जब उनकी आलोचना होती है। अच्छा। प्रधानमंत्री ओली ने बयान दिया कि वो अहंकार के आगे नहीं झुकेंगे और राष्ट्रीय हित के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार जनता का जो दबाव था उसके आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। हाँ, अंत में सरकार टिक नहीं पाई। पहले जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर जो बैन लगा था उसे हटा लिया गया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्रदर्शनकारी सिर्फ बैन हटने से शांत नहीं हुए, उनका गुस्सा अब पूरी व्यवस्था के खिलाफ था। काठमांडू में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों पर गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। अरे! यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता थे उनके घर को भी नहीं बख्शा गया। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सेना को हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ी मंत्रियों और अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। सेना को आना पड़ा? हाँ, और फिर आखिरकार 9 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो जिस समय ये ये वीडियो बना था उस समय की स्थिति क्या थी नेपाल में? क्या ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन रुक गए थे? नहीं, उस समय तक विरोध प्रदर्शन थमे नहीं थे। प्रदर्शनकारी अब सिर्फ सरकार बदलने से संतुष्ट नहीं थे, वो व्यवस्था में बुनियादी सुधार चाहते थे, सिस्टमिक रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। जैसे? क्या मांगी थी उनकी? मुख्य मांगी वही थी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, राजनीतिक स्थिरता आए, युवाओं के लिए अवसर पैदा हों, और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने भी राष्ट्र को संबोधित किया और शांति बनाए रखने की अपील की। तो नेपाल का ये जो पूरा घटनाक्रम है ये क्या सबक देता है? क्या सीखने को मिलता है इससे? देखिए, नेपाल एक बहुत बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है कि जब सत्ता में बैठे लोग जनता की आवाज को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं, जब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद जैसे जो असली मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, तो क्या हो सकता है? ये दुनिया भर की सरकारों के लिए एक चेतावनी है। किस तरह की चेतावनी? कि लोगों की जो जरूरतें हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको आप इस हद तक नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हालात इतने बेकाबू हो जाएं, क्योंकि एक बार अगर कानून और व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो जाए तो उसे दोबारा पटरी पर लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। और एक चिंता की बात ये भी है कि कुछ लोकतंत्र विरोधी तत्व, एंटी डेमोक्रेटिक ग्रुप्स इस अस्थिरता का फायदा उठाकर फिर से राजशाही लाने की बात करने लगे हैं। अच्छा। हाँ, जो कि एक बहुत ही पीछे ले जाने वाला कदम होगा। समाधान हमेशा लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही खोजना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। उम्मीद तो यही है कि नेपाल जल्द ही एक शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दिनों में वो सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से जो गुस्सा जमा हो रहा था, जो निराशा थी, जो अन्याय का एहसास था, उसका एक तरह से विस्फोट था जिसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक नेतृत्व की जो विफलताएं थी उन्होंने हवा दी, और सरकार के जो दमनकारी कदम थे उन्होंने उसे और भड़का दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए सोचने को रह जाता है। क्या सवाल? कि 2008 में लोकतंत्र अपनाने के बाद से नेपाल ने जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का एक चक्र देखा है, उसे देखते हुए वहां के लोकतंत्र को वास्तव में अपने नागरिकों और खासकर युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किन संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है। ये सिर्फ चेहरे बदलने या नेता बदलने का सवाल नहीं है, शायद पूरी व्यवस्था पर एक नए सिरे से सोचने का सवाल है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।